नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कुमार है और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर अवेयरनेस का लेक्चर नंबर 9। दोस्तों, अभी तक हम 8 लेक्चर पढ़ चुके हैं। हमने उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस और काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट सीखे हैं और हमने वही कॉन्सेप्ट सीखे हैं जो एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमें कोई कंप्यूटर में रिसर्च नहीं करनी, हमें सिर्फ एग्ज़ाम में मार्क्स लाने हैं और मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स लाने हैं, हो सके तो पूरे फुल मार्क्स लाने हैं, क्योंकि ये कंपटीशन है। हमें रिसर्च बिल्कुल भी नहीं करनी है, ये चीज़ ध्यान रखिए। बहुत सारी चीज़ें मैं इस तरह से बताऊंगा ताकि आपको वो याद रह जाए और वहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, हो सकता है इस वीडियो के शुरू में 15-20 सेकंड तक आपको वीडियो क्वालिटी क्लियर ना दिखे, तो इसलिए आप वीडियो को एग्जिट मत कीजिएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम वीडियो को कंप्रेस करते हैं, तो 15-20 सेकंड तक वीडियो क्वालिटी थोड़ी सी डाउन होती है, उसके बाद वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। तो चलिए अब हम इसी के साथ आज का लेक्चर पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 1 देखिए, अ फाइल दैट इंक्लूड्स प्री डिफाइंड सेटिंग्स दैट कैन बी यूज्ड टू क्रिएट मैनी कॉमन टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशंस इज कॉल्ड अ। दोस्तों, ये बहुत एक जनरल क्वेश्चन है। इसका आंसर आप देखेंगे कि मैंने पहले से भी टिक करके रखा हुआ है। इसका आंसर है टेम्पलेट। थोड़ा सा मैं आपको एक जनरल लाइफ से एग्जांपल दे देता हूँ। आप जानते हैं चावल जो है, चावल एक तरह का सपोज मान लीजिए टेम्पलेट है। अब आप चावल की बिरयानी भी बनाते हैं, आप चावल से पुलाव भी बनाते हैं, आप चावल से इडली भी बनाते हैं। तो मेन रॉ मटेरियल क्या है? आपका चावल है। इसी तरह टेम्पलेट भी क्या है? एक तरह का रॉ मटेरियल है। आप उसको अपने हिसाब से क्या करेंगे? मॉडिफाई करेंगे, कस्टमाइज करेंगे। पर हमने जो बेसिक चीज़ यूज़ कर ली वो क्या यूज़ कर ली? टेम्पलेट। इससे क्या होगा? हमें आसानी होती है, क्योंकि इसके अंदर प्री डिफाइंड कुछ जो कॉमन होते हैं कुछ कुछ चीज़ों में, प्रेजेंटेशंस में, और इसमें जो कॉमन चीज़ें जैसे टाइटल मान लीजिए, अगर किसी एक ही है टाइटल, एक ही है, तो वो टाइटल के लिए जो एक स्पेस बना रखा है कि सारे टाइटल जो है वो वहीं पे लिखे जाएंगे, उस स्पेस में लिखे जाएंगे, ताकि आपको बार बार, या फिर उसका फॉन्ट जो है वो ये रहेगा। इस तरह की काफ़ी सारी आप मतलब टेम्पलेट्स आप यूज़ कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको थोड़ा समय बचेगा और आप कॉमन टाइप की कुछ प्रेजेंटेशन बना रहे हो, वरना बार बार आपको वही करना पड़ेगा। इससे अच्छा आप टेम्पलेट को यूज़ करेंगे, उसमें चेंजेस करेंगे और अपने हिसाब से उसको मॉडिफाई कर लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा टेम्पलेट। ये ब्लूप्रिंट आपने सुना होगा। ब्लूप्रिंट ज़्यादातर बिल्डिंग के ब्लूप्रिंट होते हैं, मशीन्स के ब्लूप्रिंट होते हैं, तो वो आप छोड़ दीजिए, इससे इररिलेवेंट है। मॉडल इररिलेवेंट है, वो बिल्डिंग का मॉडल हो गया। पैटर्न आपका जनरली किस में यूज़ होता है? जैसे मैथ्स में सीरीज़ में पैटर्न, रीजनिंग में पैटर्न्स, इस तरह की। इसका कंप्यूटिंग से कुछ इतना रिश्ता नहीं है। टेम्पलेट जो है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट था, जो नॉर्मल यूज़ होता है, जो टेक्निकल टर्म है, दैट इज़ टेम्पलेट। ठीक है, मैंने आपको इतना बताया ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है, इसलिए आप इसको गलत नहीं करेंगे, मुझे पता है। अगला सवाल देखें, NIC, ये है आपका नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। मैं इसका आंसर टिक कर देता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। दोस्तों, ये क्या होता है? आप जानते हैं नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर भी कहते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। क्या होता है? ये एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, कंप्यूटर हार्डवेयर कंपोनेंट है, जो कि किसी भी कंप्यूटर को कंप्यूटर नेटवर्क में जोड़ने में काम आता है। सपोज मान लीजिए एक ये नेटवर्क है, इंटरनेट ही है मान लीजिए, इसमें आपका ये पीसी पड़ा हुआ है, आप इसको इंटरनेट से जोड़ना चाहते हैं, तो एक इंटरफेस कार्ड लगता है, NIC लगता है। उसी को हम लोग कहते हैं वो हार्डवेयर कंपोनेंट जो कि किसी भी कंप्यूटर को या डिवाइस को कंप्यूटर नेटवर्क से जोड़े, उसको कहेंगे हम लोग नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या फिर नेटवर्क इंटरफेस कंट्रोलर। दोस्तों, हम अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। IP एड्रेस, ये क्या होता है? दोस्तों, आप जानते हैं एक IP एड्रेस जो होता है, मैं इसको पहले भी बताया तो मैं फिर से बता देता हूँ आपको। एक IP एड्रेस क्या होता है? एक आइडेंटिफायर होता है। इसको क्या होता है कि कोई नेटवर्क में कोई भी कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस, सपोज मान लीजिए पूरा एक नेटवर्क है,
इंटरनेट है मान लीजिए, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है, यहाँ एक कंप्यूटर है। इन सबको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको यूनिकली क्या दिए जाते हैं, आईपी एड्रेसेस असाइन होते हैं। किस लिए, ताकि इनको आइडेंटिफाई किया जा सके नेटवर्क पे। ये चीज़ ध्यान रखिए। ये क्या होगा, किस आईपी एड्रेस जो होगा वो हर एक डिवाइस के लिए यूनिक होगा, किसी भी दो डिवाइसेस को सेम आईपी एड्रेस नहीं मिलेंगे। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो मैं आपको एक बार फिर टेक्निकली बोल देता हूँ। आईपी एड्रेस एक तरह का आइडेंटिफायर होता है विच इज़ असाइंड टू ईच कंप्यूटर एंड अदर डिवाइसेस विच आर कनेक्टेड टू अ नेटवर्क and which is used to locate and identify the node in communication with other nodes on the network। इनको कि मैंने आपको पहले भी पिछले लेक्चर में बताया था, नेटवर्क में जो कंप्यूटर्स हो गए, डिवाइसेस हो गए, इनको क्या नाम दिया जाता है, नोड्स। ये नोड हो गया, ये भी एक नोड है, ये भी एक नोड है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, नेटवर्क में हम जब भी बात कर रहे हों तो टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होगी अलग अलग कंपोनेंट्स के लिए जो कनेक्टेड है नेटवर्क से, वो क्या होंगे, नोड। तो इसी तरह मैं इसको क्या कह सकता हूँ, उसको कह रहा हूँ कि ये नेटवर्क इंटरफेस कार्ड वो हार्डवेयर कंपोनेंट है जो कि एक नोड को नेटवर्क से जोड़ता है। इस तरह से भी हम कह सकते हैं। तो आईपी एड्रेस, पहले तो आईपी की फुल फॉर्म एग्जाम में बहुत आती है, क्या होती है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको क्या बोला, यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम आईपी एड्रेस का यूज़ करते हैं। दोस्तों इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और क्या है जो एग्ज़ाम में आती है, जो स्टैंडर्ड यूज़ होता है वो IPv4 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4। ये क्या होता है, ये यूनिकली जो है किसी भी डिवाइस या किसी भी नोड को जो है वो यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए इसको इट यूजेस क्या, 32 बिट का नंबर, 32 बिट नंबर एज आईपी एड्रेस। मतलब कि जो भी आईपी एड्रेस होगा वो 32 बिट का होगा। तो आप देखेंगे बहुत ही लिमिटेड हो जाएगा कि नेटवर्क के अंदर जितने नोड्स कनेक्ट हो सकते हैं वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि हमने 32 बिट्स मतलब 0 से लेके सपोज मान लीजिए आप 32 बिट्स में आप जितने भी आप नंबर्स ले सकते हैं वो एक लिमिटेड हो जाएगा। और क्या है आज के ज़माने में तो क्या है, हर चीज़ नोड्स बढ़ते जा रहे हैं। तो IPv4 जो है वो आउटडेटेड हो गया क्योंकि स्पेस कम पड़ गई, वरना हम यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे ना किसी भी नोड को। तो अभी जो वर्जन आया है वो आया है IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। ये क्या करता है, इट यूजेस 128 बिट्स फॉर आईपी एड्रेस। ये बात ध्यान रखिएगा। IPv4 जो है वो 32 बिट्स यूज़ करता है। 32 बिट्स मतलब कितना, 32/8 से अगर मैं डिवाइड कर दूंगा तो वो बाइट दे देगा। मतलब IPv4 जो है 4 बाइट्स का आईपी एड्रेस होता है उसमें। अगर मैं इसको 128 डिवाइडेड बाय 8 करूंगा तो कितना आएगा दोस्तों, 1 और 6, 16 बाइट का एड्रेस होगा। मतलब कि क्या होगा, आप देखेंगे 16 बाइट में आप किसी भी एड्रेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि आपने नेटवर्क बहुत बड़ा कर दिया है। अब आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा नोड्स को या कंप्यूटर डिवाइसेस को और ऐड कर सकते हो, अपना नेटवर्क और बढ़ा सकते हो। तो IPv4 अब बंद हो गया है, ज़्यादातर इतना यूज़ नहीं होता है। अब IPv6 इज़ द न्यू टेक्नोलॉजी, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है इंटरनेट, अभी आप देखेंगे, चलिए मैं सीधे अभी क्वेश्चन पे ही आऊँगा, उसके अंदर हम देखेंगे कि क्या है। तो देखिए मैंने आपको इतना कुछ बताया तो है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली है कि इट यूजेस 32 बिट्स या 4 बाइट्स IPv4। और IPv6 क्या यूज़ करता है, 128 बिट्स यूज़ करता है फॉर रिप्रेजेंटिंग अ IP एड्रेस, या 16 बाइट, 128 या 16 बाइट, ठीक है ना। बिट्स और बाइट में कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, IP एड्रेस मीन्स इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, अब अगला क्वेश्चन है आपका, विच टेक्नोलॉजी इज़ यूज्ड इन CD-ROM ड्राइव। पहले तो आप ये बताएं, आपको CD-ROM का मतलब तो आप सभी जानते हैं। CD-ROM क्या है, ये एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय CPU नहीं है। द मेमोरी विच कैन बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय CPU इज़ प्राइमरी मेमोरी। और ऐसी मेमोरी जिसको CPU जो है वो कंप्यूटर जो है डायरेक्टली एक्सेस ना कर पाए, उसको हम लोग कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी।
तो देखिए CD रोम की फुल फॉर्म होती है, ये भी एग्ज़ाम में आती है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। दोस्तों देखिए इसके अंदर क्या पूछा हुआ है क्वेश्चन, विच टेक्नोलॉजी, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ होती है CD रोम ड्राइव के लिए। इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्टिकल इसका है, ठीक है। अब देखिए होता क्या, चलिए मैं आपको बता ही देता हूँ कैसे। मान लीजिए ये आपकी CD पड़ी हुई है, ये एक CD है, बीच में ऐसा होल है। आप ये देखते हैं ये आपका जो ये पार्ट होता है ये रिफ्लेक्ट होता रहता है, बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है ना। तो अगर मैं आप इसको ये CD अभी ऐसे पड़ी हुई है, मैं इसको अगर ऐसे देखूं, खड़ा करके देखूं, तो ये पतला सा मुझे ऐसा ऐसा दिखेगा, ठीक है। तो अगर मैं इसको माइक्रोस्कोपिकली देखूंगा तो जो ओरिजिनल CD फैक्ट्री की होती है उसमें कुछ भी नहीं बना होता, वो एकदम प्लेन होती है, एकदम प्लेन। पर अगर मैं उसको इसके ऊपर कुछ डेटा राइट करूं, कुछ इसमें डेटा डाल दूं, तो देखिए इसमें क्या होता है, डेटा जो फॉर्म जो स्टोर होता है वो क्या होता है, ये फ्लैट सरफेस जो पहले थी अब वो बदल के ऐसे, फिर ऐसे, मतलब कि क्या होता है डिप्रेशन, जहाँ पे भी डेटा होगा वो वहाँ पे डाउन हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, फिर यहाँ फ्लैट हो गया, फिर डाउन हो गया, फिर यहाँ तक मान लीजिए कुछ नहीं है, फिर यहाँ डाउन हो गया। तो एक तरह से क्या हो रहा है, ये जो डिप्रेशन होते हैं इनको कहा जाता है पिट्स, ठीक है। और ये जो लेवल ऊपर वाला है इसको कहते हैं लैंड्स, ठीक है। तो दरअसल इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड एज क्या है, पिट्स एंड लैंड्स, ठीक है। अब क्या होता है, अब ये इंफॉर्मेशन स्टोर हो गई, अब क्या होता है, जैसे ही एक ऑप्टिकल लाइट इस पे डाली जाती है, एक ऑप्टिकल लेज़र लाइट डाली जाती है, जिसको क्या लेज़र लाइट मान लीजिए, लेज़र लाइट, इसीलिए इसको टेक्नोलॉजी जो यूज़ होती है वो लेज़र लाइट होती है, ठीक है ना। तो ये जो लेज़र लाइट जो है इसके ऊपर मारी जाती है, तो लेज़र लाइट क्या करती है, एक जाएगी और बाद में वापस रिफ्लेक्ट भी होगी, क्योंकि क्या है ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है। तो जैसे ही ये इनकमिंग बीम आती है वो देखती है पिट्स एंड लैंड्स दिख रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो डिफ्लेक्ट होती है, उसका फेस चेंज हो जाता है। जो रिफ्लेक्टेड बीम होती है, मान लीजिए जाने वाली, मैं आपको लेमन के तौर पे सिखा रहा हूँ, देखिए जैसे जाने वाली मान लीजिए ऐसी थी, इतनी इंटेंसिटी, देखिए इतनी सारी इंटेंसिटी थी, इतनी ऊपर तक की इंटेंसिटी थी, पर क्योंकि इसे टकरा के, इससे डिफ्लेक्ट होके क्या होता है, ये वापस जाती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। ये आपके काम का नहीं है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ये सब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और ये सब होने के बाद क्या होता है, फेस चेंज हो जाता है इस लेज़र लाइट का। ये भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं है, बस ये आता है, इससे टकराता है, और आपको बस क्या है, ये जो है ना इंटेंसिटी कम हो जाती है, ऐसा आप याद रखें। तो आप देखेंगे जो ये रिफ्लेक्टेड बीम जो है, इंटेंसिटी जो चेंजेस हुए रिफ्लेक्टेड बीम में, जो इंटेंसिटी के चेंजेस होते हैं, इंटेंसिटी के चेंजेस को ही डेटा में बदला जाता है। इसीलिए हम इसको कहते हैं ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है CD रोम में। तो जो लेज़र लाइट है, रिफ्लेक्टेड लेज़र लाइट है, उसके इंटेंसिटी में जो चेंजेस आते हैं उसी को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अगला सवाल अब आप देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, फ्लॉपी डिस्क है, हार्ड डिस्क है, क्या होगा। अभी मैं आपको एक काम करता हूँ, मैं आपको पूरा ओवरव्यू देता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके हर एक ऑप्शन से कोई ना कोई क्वेश्चन बनता ही है। अब आप सबसे पहले हार्ड डिस्क की बात करें, HDD, सबसे पहले तो एक ये बनता है कि HDD क्या है, हार्ड डिस्क ड्राइव, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है। दूसरा आप देखेंगे कि क्या होता है, इट इज़ सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। ये भी ध्यान रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। क्यों है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है, क्योंकि कंप्यूटर डायरेक्टली हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करता है। दैट मेमोरी विच कैन नॉट बी डायरेक्टली एक्सेस्ड बाय द कंप्यूटर, देन इट इज कॉल्ड एज सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है। सेकेंडरी मेमोरी या सेकेंडरी स्टोरेज कह सकते हैं। देखिए आप जानते हैं हार्ड डिस्क के बारे में, आप जानते होंगे कि हार्ड डिस्क जो है वो TB में आ जाती है, टेराबाइट्स में आ जाती है, इतनी ज़्यादा, मतलब 1000 GB इतना साइज तक स्टोर कर सकती है। आप ये भी जानते होंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको बहुत बताता हूँ, ये बहुत कम जगह आप देखेंगे, 1 GB मतलब होता है
1 बिलियन बाइट्स, ये क्वेश्चन बहुत आता है। और एक MB कितना होता है? 1 मिलियन बाइट्स। ये आप देखेंगे मैंने कैसे निकाला होगा। 1 GB कितना होता है? 1 GB इक्वल टू 1024 MB। अगर मैं MB को चेंज करूँ तो 1024 KB, KB को भी चेंज करूँ तो 1024 बाइट्स। मतलब अगर मैं बात करूँ 1024 इंटू 1024 इंटू, अगर मैं इसको 1000 मान लूँ, 1024 को मैंने 1000 मान लिया, इसको भी 1000 मान लिया और इसको भी 1000 मान लिया, तो आप देखेंगे 10 की पावर 9 यानी कि 1 बिलियन। इसी तरह मिलियन की बात करूँ मैं, ये दो वाला ही ले लूँगा, क्या होगा? MB की जगह KB 1024 इंटू 1024 बाइट्स, KB को मैंने बाइट्स में चेंज कर दिया, तो ये 1000 और ये 1000 मिलके कितना हो जाएगा? 10 की पावर 6 यानी 1 मिलियन बाइट्स। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, आएगा तो आप अब इसको टिक कर देंगे, मुझे पूरा यकीन है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखें। देखिए क्या होता है, जो मॉडर्न अभी जो हार्ड डिस्क ड्राइव्स हैं वो क्या करती है, फेरोमैग्नेटिक, इतना ध्यान रखिए कि मैग्नेटिक मीडियम में काम करती है, ठीक है ना। क्या होता है, मॉडर्न HDD जो होती है, मॉडर्न हार्ड डिस्क ड्राइव्स जो हैं, वो डेटा को मैग्नेटाइज, डेटा को क्या करती है, रिकॉर्ड कैसे करती है? एक फेरो डिस्क के ऊपर, जो हार्ड डिस्क के ऊपर है ना, एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। अब फेरोमैग्नेटिक क्या होता है? अब देखिए आपको इसमें भी जाने की ज़रूरत नहीं है, डायामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ये सब आपके काम की नहीं है। आपको बस क्या याद रखना है, हार्ड डिस्क के ऊपर जो है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है। इसके ऊपर, इसके अंदर मान लीजिए ये ऐसे फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में इस तरह से कुछ था, तो जैसे ही डेटा आएगा वो ऐसे 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 कुछ कुछ भी करके करेगा। ये जो अलाइनमेंट है, ये जो अलाइनमेंट है, इसको चेंज कर देगा। तो इस अलाइनमेंट के जो चेंज हुआ है, इसी को बाइनरी डेटा में कन्वर्ट किया जाता है, डेटा बिट्स में कन्वर्ट किया जाता है। इतना ध्यान रखिए, किसमें? हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क के अंदर क्या यूज़ होता है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो डिस्क के ऊपर होता है, उसके अलाइनमेंट को जो चेंज होता है जब डेटा आता है, तो उसको ही बाइनरी डेटा की फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। तो वहीं सीक्वेंशियल चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटाइजेशन रिप्रेजेंट बाइनरी डेटा बिट्स इन HDD, ठीक है। अगला आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, फ्लॉपी डिस्क। अभी फ्लॉपी डिस्क क्या होता है दोस्तों, ये भी मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ। फ्लॉपी डिस्क आप सभी जानते हैं, इस तरह से होता था, ऐसे कुछ आपको याद आ रहा हो, यहाँ एक बटन होता था रीड राइट ऑफ वाला, आपको कुछ याद हो तो। फ्लॉपी डिस्क को हम लोग डिस्केट भी कहते हैं, डिस्केट। देखिए इसके 3 है ना वेरिएशंस आए थे। वैसे तो ये बिल्कुल ही अब आउटडेटेड टाइप हो गया, अब कोई यूज़ करता नहीं है ये सब ज़्यादा, ठीक है। कुछ कुछ और कॉरपोरेशंस यूज़ करती हैं। ये भी क्या यूज़ करता है? मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। जैसे हार्ड डिस्क भी क्या यूज़ करती थी? मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम। इसी तरह ये भी मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम यूज़ करता है। क्या? फ्लॉपी डिस्क। अब इसमें देखिए 3 वर्जन आए थे, इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहला वर्जन जो आया था 8 इंच का, जो साइज़ था 8 इंच। दूसरा वर्जन आया था 5 क्वार्टर, 5 1/4 इंच। ये याद रखिए, ये आते हैं। और जो अभी चल रहा है वो 3.5 इंच, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जो देखिए 8 इंच वाली जो फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट होती थी, वो जो डेटा होल्ड कर सकती थी वो 79.5, लगभग 80 KB से 1.2 MB। मतलब आप देखेंगे करीबन 1.25 MB तक ही 8 इंच वाली जो है होल्ड कर सकती थी डेटा को। फिर उसके बाद और टेक्नोलॉजी थोड़ी सी एडवांस हुई, तो 5 1/, देखिए साइज़ छोटा होता गया और डिस्क का साइज़ छोटा, फ्लॉपी डिस्क का साइज़ छोटा होता गया, पर मेमोरी का साइज़ बढ़ता गया। अब क्या हुआ, 110 KB से लेके इसके अंदर भी 1.2 MB तक आप स्टोर कर सकते थे, ठीक है। इसको कहते हैं मिनी डिस्केट, मिनी डिस्केट या मिनी डिस्क या मिनी फ्लॉपी।
अब जो लेटेस्ट चल रही है वो 3.5 इंच, याद रखिएगा ये आते हैं 8 इंच, 5 1/4 इंच, ये 3, ऐसा पूछ लेगा कौन सा इनमें से साइज़ नहीं है। ये 3 होंगे, बाकी जो चौथा होगा वो नहीं होगा। 3.5 इंच को हम लोग माइक्रो डिस्केट भी कहते हैं। इसको मिनी कहते थे, इसको माइक्रो डिस्केट कहते हैं, या माइक्रो फ्लॉपी कहते हैं, या माइक्रो डिस्क कहते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए। इसके अंदर जो साइज जो है वो कितना होता है, इसका मेमोरी कितनी होल्ड कर सकता है, ये आता है क्वेश्चन। 1.44 MB मिनिमम से लेके 200 MB तक ये स्टोर कर सकता था। आप देख सकते हैं जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती गई, साइज छोटा होता गया और आपका जो है ये बढ़ता गया, क्या कैपेसिटी बढ़ती गई। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे ये क्या किया अपन ने। तो फ्लॉपी डिस्क या डिस्केट के कितने 3 वेरिएशन, 8 इंच, 5/4 इंच एंड 3.5 इंच। ये 79.5 KB से 1.2 MB तक होल्ड कर सकता है। ये 110 से 1.2 MB तक होल्ड कर सकता है। इसको हम लोग मिनी डिस्केट या मिनी डिस्क या मिनी फ्लॉपी भी कहते हैं। इसके अंदर 3.5 में इसको माइक्रो कहते हैं, माइक्रो डिस्केट भी कहते हैं, माइक्रो फ्लॉपी भी कहते हैं। ये मिनिमम 1.44 MB जो है स्टोर करता है और मैक्सिमम 200 MB तक भी जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली थी। अगला आप अगर देखेंगे, अब CD ROM क्या होता है आप जानते हैं। CD ROM जो है मैं यहाँ लिख देता हूँ। CD ROM जो है ये कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ करता है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। ऊपर वाली दो क्या क्या थी, मैग्नेटिक। अब ये क्या है, ऑप्टिकल टेक्नोलॉजी। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में किया भी था। ये कितना 900 MB तक डेटा को रख सकता है, 900 MB तक रख सकता है। 700 MB जो है इसका स्टैंडर्ड आता है, पर 900 MB तक भी CD ROM में हम लोग स्टोर कर सकते हैं। चौथा ऑप्शन आप देखेंगे जिप डिस्क। जिप डिस्क क्या होता है, इसके अंदर भी मीडियम टू हाई कैपेसिटी होती है। रिमूवेबल फ्लॉपी डिस्क स्टोरेज होता है इसका भी। ये 700 MB से स्टार्ट किया जाता है और 750 तक MB तक ये स्टोर कर लेता है जिप डिस्क। ठीक है, ये बहुत ही ज़्यादा हैंडी होता है, आप इसको आराम से पॉकेट में रख के ले जाएं। 700 MB, यहाँ तक कि ये CD ROM से भी ज़्यादा हैंडी होता है। तो देखिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा तो TB में देखिए ना 1000 GB करीबन रख रहा है, 1000 2000 कितना भी, 2 TB 5 TB जो भी हो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हार्ड डिस्क। अगर ये पूछता कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस कैन स्टोर लार्ज अमाउंट्स ऑफ डेटा एंड कैन बी हैंडी एज वेल, तो इसका आंसर जाएगा जिप डिस्क। क्योंकि देखिए ये 750 MB तक स्टोर कर रहा है और ये इतना हैंडी, आप इसको कहीं पे भी ले जा सकते हैं आराम से। ले जाने को फ्लॉपी डिस्क और CD ROM भी आप लेके जा सकते हो, पर फ्लॉपी डिस्क मैक्सिमम कितना 200 MB तक रखती है, वो भी क्या 3.5 इंच 200 MB तक। पर आपका जिप डिस्क जो है वो 750 MB तक रखती है और उससे भी छोटी होती है। तो देखिए क्वेश्चन के ऊपर जो है आपका आंसर चेंज हो गया। लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा कौन रखेगा, हार्ड डिस्क रखेगी। पर अगर ये आ जाए कि हैंडी भी साथ साथ कौन है, तो जिप डिस्क होगा। मैंने ये देखा है, सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, बस जो है लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ साथ ये भी लिख दिया था कि कौन सा हैंडी भी है साथ में। ठीक है, तो आंसर ही चेंज हो गया, उसका जिप डिस्क का आंसर गया था। अगला आप सवाल देखें दोस्तों, IP एड्रेस हैज़, अभी मैंने आपको कराया, जब नहीं दिया हो दोस्तों तो हम क्या लेके चलेंगे, वर्जन 4। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोलेगा नहीं कि IPv वर्जन 6 का बताओ, तो हम तब उस टाइम पे वर्जन 6 का हम लोग बाइट्स बताएंगे। पर जब नहीं दे रखा हो, बस IP एड्रेस बोला हो, तो हम वर्जन 4 को लेंगे। तो IP नहीं दिया हुआ इसमें, तो IPv4 लेंगे। तो 32 बिट, इसको 8 से डिवाइड करोगे तो बाइट्स में आ जाएगा, तो ये 4 बाइट्स इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैंने आपको पूरा समझा भी दिया था कि क्या होता है क्या नहीं होता है। चलिए अब हम एक बार देख लीजिए इसको, आप देखना चाहते हैं तो और लिखना चाहते हैं तो लिख भी लीजिए। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए अगला सवाल है, अ सर्वर दैट कैन परफॉर्म नो अदर टास्क बिसाइड्स नेटवर्क सर्विसेज इज कॉल्ड। दोस्तों हम सभी जानते हैं क्या है इसका आंसर, डेडिकेटेड सर्वर। यही टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है, यूनो सर्वर, कमिटेड सर्वर। लगता यही है कि ये आंसर होना चाहिए, पर जो टर्मिनोलॉजी यूज़ होती है वो होती है डेडिकेटेड, कमिटेड, इससे लगभग मतलब एक ही आ रहा है। पर जो टर्म यूज़ होती है कंप्यूटिंग में, कंप्यूटर्स में, वो यूज़ होती है डेडिकेटेड सर्वर। ठीक है, डेडिकेटेड सर्वर, डेडिकेटेड जो है उसका क्या होगा, इसका मतलब क्या होगा, जो क्लाइंट होगा
उसने क्या किया होगा, हो सकता है पूरा का पूरा इंटायर सर्वर अपने लिए ले लिया हो और किसी के साथ भी उसको शेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब क्लाइंट के हिसाब से जो है सर्वर जो है, क्लाइंट चाहेगा उस हिसाब से सर्वर को रख सकता है कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होना चाहिए सर्वर में, कौन सा हार्डवेयर यूज़ होना चाहिए, सब कुछ पर्सनलाइज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द क्लाइंट। तो ये डेडिकेटेड सर्वर ये काम आएगा इसलिए, ठीक है, कि वो क्लाइंट के हिसाब से अपने आप को मॉडिफाई कर लेगा, क्लाइंट की चॉइस के हिसाब से। अगला आप सवाल देखेंगे इसका, मॉस, MOS, ये भी क्वेश्चन आता है। मॉस क्या होता है दोस्तों? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। इसको याद कर लीजिए, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। मैं आपको बताता हूँ, एक आपने सुना होगा इंसुलेटर, एक आपने सुना होगा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है दोस्तों? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास होने दे। इंसुलेटर क्या होता है? जो अपने थ्रू इलेक्ट्रिसिटी को पास न होने दे। जैसे सिल्वर जो है बहुत अच्छा कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, रबड़ जो है वो इट इज़ अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो इन दोनों के बीच में, इसका मतलब मैं क्या कहूँगा, कंडक्टर क्या है? हाई कंडक्टिविटी, हाई कंडक्टिविटी कह लो। इसका क्या है? लो कंडक्टिविटी समझ लो, कंडक्टिविटी। जो इन दोनों के बीच में, मतलब कि ना ही वो इंसुलेटर है, मतलब वो कुछ तो करंट पास होने देता है, ना ही वो परफेक्ट कंडक्टर है, यानी बीच में जो है वो आता है सेमी कंडक्टर, इसलिए नाम दिया हुआ है सेमी। सेमी कंडक्टर पास भी होने देता है, पूरी तरीके से पास नहीं होने देता है। तो दोस्तों सिलिकन जो है ना, सिलिकन बहुत यूज़ होता है इसमें, याद रखिए, ये आता है एग्ज़ाम में। सिलिकन का यूज़ जो है सेमी कंडक्टर्स में बहुत ज़्यादा होता है। अगर हम इसमें 15th ग्रुप का एलिमेंट जोड़ देते हैं तो पी टाइप बन जाता है, 13th ग्रुप का एलिमेंट जोड़ते हैं तो एन टाइप बनता है। वो आपके काम का नहीं है, पीएन जंक्शन ये सब किसी काम का नहीं है। बस आपको क्या याद रखना है, व्हाट इज़ MOS, दैट इज़ मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ठीक है। आजकल जो मेमोरी में एक और क्वेश्चन और आता है, मेमोरीज में और इस सब में बनाने में जो साइज़ एकदम छोटा होता जा रहा है ना दोस्तों, वो CMOS टेक्नोलॉजी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मॉस। इससे क्या है, इसके कारण, इस टेक्नोलॉजी के कारण ड्रास्टिकली जो है आपका साइज़ ऑफ मेमोरी जो है वो रिड्यूस हुआ है, पावर कंजम्पशन जो है वो रिड्यूस हुआ है, मतलब एफिशिएंसी बढ़ी है। किससे? कॉम्प्लीमेंट्री मॉस टेक्नोलॉजी यूज़ करके, ठीक है। तो ये आप बस ध्यान रखिए, मॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। अगला आप सवाल देखेंगे दोस्तों, Which of the following companies is a leader in manufacture of HDD? HDD की फुल फॉर्म क्या होती है दोस्तों? हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये आंसर तो आपको याद ही रखना है। इसका जो 1970 में जो है एक वेस्टर्न डिजिटल करके थी कंपनी, यही एक सबसे बड़ी लीडर है आजकल हार्ड डिस्क ड्राइव की मैन्युफैक्चरर में। आपने कभी सुना है सैनडिस्क का नाम सुना है क्या? सैनडिस्क, सबके पास मेमोरी कार्ड होता है, उसमें सैनडिस्क का होता ही होता है। तो इट इज़ अ सब्सिडरी ऑफ वेस्टर्न डिजिटल, ये ध्यान रखिए। 1970 में आए थे और ये HDD मेमोरी कार्ड्स ये सब बनाने में बहुत बड़े लीडर हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए, कलेक्शन ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन एंड पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल इज आइडेंटिटी थेफ्ट। आइडेंटिटी थेफ्ट नाम का कुछ होता नहीं है कंप्यूटिंग में, वो भूल जाइए। इसमें आपको दो ही ऑप्शन अच्छे दिख रहे हैं, एक स्पूलिंग और एक स्पूफिंग। दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि ये दोनों से ही क्वेश्चंस आते हैं। जैसे स्पूलिंग देखिए, स्पूलिंग क्या होता है इन कंप्यूटिंग? स्पूलिंग जो होता है एक स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। मल्टी प्रोग्रामिंग, मैंने आपको मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ये सब पहले या दूसरे लेक्चर में ही शायद मैंने कराया था। जिसको नहीं पता है वो पीछे प्लेलिस्ट में जाके लेक्चर 2 या 3 में देख लें, उनको मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग ये सारा अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं यहाँ रिपीट नहीं करूँगा क्योंकि उसमें 10 मिनट मैंने लिए थे, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगा। तो क्या होता है, स्पूलिंग एक तरह की स्पेशलाइज्ड फॉर्म ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। क्या होता है इसमें, ताकि जो डेटा हो वो डिफरेंट डिवाइस में कॉपी हो सके। सपोज मान लीजिए आपका एक प्रोग्राम चल रहा है, प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, बीच में प्रोग्राम को इनपुट आउटपुट डिवाइस यानी कि प्रिंटर की ज़रूरत आ गई मान लीजिए। तो क्या होगा, प्रोग्राम का कंट्रोल जो है वो प्रिंटर के OS जो है वो प्रिंटर के पास दे देगा। और प्रिंटर क्या है, बहुत स्लो है,
तो क्या होगा, जब तक ये प्रिंटिंग का काम ख़त्म नहीं होगा तब तक कंट्रोल वापस यहाँ नहीं आएगा। तो ये जो टाइम लगा ये वेस्ट हो गया ना। इससे क्या होगा, एग्जीक्यूशन स्पीड कम हो जाएगी, सिस्टम की स्पीड ख़राब होगी। इसलिए क्या होता है, एक डेडिकेटेड स्पूलिंग होती है, स्पूलिंग कहते हैं जिसको। स्पूलिंग क्या करता है, जो प्रोग्राम को कहता है कि ठीक है आप जो है, प्रोग्राम क्या करता है स्पूलिंग के टाइम पे यहाँ पे वो प्रिंटर की इंस्ट्रक्शन को यहाँ डाल देता है और दोबारा आगे बढ़ने लग जाता है। और साथ ही साथ ये स्पूलिंग जो है ये प्रिंटर को फिर क्या करता है, साथ साथ बोलता है कि आप अपना काम करते रहो और प्रोग्राम जो है अपना एग्जीक्यूट करता रहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि कोई भी स्लो पेरिफेरल है, कोई भी स्लो पेरिफेरल क्या होते हैं दोस्तों, डिवाइसेस जैसे ये कीबोर्ड, प्रिंटर, ये सब क्या है, पेरिफेरल्स है, कंप्यूटर पेरिफेरल्स। कोई भी मान लीजिए रनिंग एप्लीकेशन है और कोई स्लो पेरिफेरल यूज़ हो रहा है, तो स्पूलिंग क्या अलाउ करता है, क्या प्रोग्राम्स को हैंड ऑफ करने के लिए, क्या हैंड इट अलाउज प्रोग्राम्स टू हैंड ऑफ वर्क टू बी डन बाय दी पेरिफेरल एंड देन प्रोसीड टू अदर टास्क्स। ठीक है ना। तो एक तरह की स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग है। इससे क्या होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो इस मॉडर्न कंप्यूटर्स में स्पूलिंग यूज़ होती है। इसमें क्या होगा, इट लेट्स अप इंस्ट्रक्शन टू बी कॉपीड टू अदर डिवाइसेस ऑल्सो। डिवाइस क्या है, मतलब एक तरह का स्पूलर जो है, स्पूलर के पास कॉपी हो सकता है डेटा बिट जो, ताकि जो ये इनपुट आउटपुट का इंस्ट्रक्शन है, ये जो स्लो इंस्ट्रक्शन जो मतलब आपका इनपुट आउटपुट वाला जो है आपका प्रिंटर जो एग्जीक्यूट करेगा, उसके कारण प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट होना हैम्पर नहीं होना चाहिए। मतलब कि स्पीडली प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए स्पूलिंग का यूज़ किया जाता है। तो देखिए क्वेश्चन से इसका कोई रिलेशन नहीं है, ये मैंने आपको बताया है। अब स्पूफिंग का हमारा काम जो है था, मेन था वो यही था। स्पूफिंग जो होता है ये नेटवर्क सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में यूज़ होता है। स्पूफिंग अटैक एक तरह का सिचुएशन होता है जब कोई पर्सन या प्रोग्राम जो है सक्सेसफुली किसी दूसरे आदमी के लिए पोज करता है कि मैं ये हूँ, बाय फॉल्सिफाइंग डेटा, को डेटा गलत बताएगा, तो इससे क्या होगा, उसको इलेजिटिमेट एडवांटेज मिल जाएगा। ठीक है ना, कोई भी इंफॉर्मेशन और सब लेने के लिए। ठीक है, तो फायरवॉल्स जो होता है ना, वो स्पूफिंग को कंट्रोल करने में बहुत हेल्पफुल होता है। इसलिए फायरवॉल्स का यूज़ किया जाता है ज़्यादातर स्पूफिंग को कंट्रोल करने के लिए। तो इसका आंसर है स्पूफिंग। याद रखिएगा, स्पूलिंग मैंने आपको समझा दिया है क्या होता है। अगला सवाल देखेंगे, द डैश फॉर्मेट इज़ यूज फॉर इनकोडिंग पिक्चर्स ऑन अ पीसी। सभी जानते हैं पिक्चर्स क्या फॉर्मेट में होती है, जेपीईजी, पीएनजी, अब जानते होंगे। इसमें हम जेपीईजी लेते हैं, ऑप्शन में जेपीईजी दिख रहा है। जेपीईजी की फुल फॉर्म कई बार आती है जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट्स ग्रुप। दोस्तों ये एक कमिटी थी जिसने जेपीईजी स्टैंडर्ड को बनाया। इट इज़ क्या है, ये एक तरह का लॉसी कंप्रेशन मेथड है, मतलब एक तरह का ट्रेड ऑफ होगा क्या, कि आप जो है आपका जो है साइज़ भले ही कम हो जाएगा पर आपकी जो इमेज क्वालिटी है वो थोड़ी सी घटेगी, बट वो नॉर्मल आई को इतना पता नहीं चलता है। तो हमें क्योंकि क्या है, डेटा को भेजना है, स्टोर करना है, उसके लिए हमें मेमोरी जितनी बचा